नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलूप तकनीक की। आईआईटी मद्रास की टीम स्वदेशी हाइपरलूप तकनीक के विकास पर कार्य कर रही है। आविष्कार परियोजना की टीम भारत के प्रथम स्वचालित हाइपरलूप पॉड के विकास पर काम कर रही है। ये एलन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली एशिया की एकमात्र टीम थी। हाइपरलूप एक उच्च गति वाली ट्रेन है जो निकट निर्वात ट्यूब में गमन करती है। इसे परिवहन की 5वीं प्रणाली माना जाता है। अन्य 4 में रेलवे, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग शामिल है। दरअसल ये नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 6 नए प्रस्तावों में से एक है। अन्य 5 में मेट्रिनो, स्टैडलर बसें, पॉड टैक्सी, हाइब्रिड बसें और फ्रेट रेल रोड शामिल है। हाइपरलूप का उद्देश्य उन 2 कारकों को हटाना है जो नियमित वाहनों को धीमा करते हैं, पहला घर्षण और दूसरा वायु प्रतिरोध। हाइपरलूप तकनीक में घर्षण को निष्प्रभावी करने के लिए पॉड एक चुंबकीय उत्थापन ट्रेन की भांति अपने ट्रैक से कुछ ऊपर चलता है और ट्यूब का उपयोग वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। निम्न वायु प्रतिरोध ट्यूब के भीतर कैप्सूल को 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय की पर्याप्त बचत होती है। हाइपरलूप पर्यावरण के अनुकूल है और इसे अधिक रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगली खबर ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित है। हाल ही में भारत ने 450 किलोमीटर की विस्तारित प्रहार परास क्षमता से युक्त ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य भारत में निर्मित उप प्रणालियों की विशेषताओं से युक्त इस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे 300 किलोमीटर तक की रेंज में पनडुब्बी, जलपोत, विमान और भूमि से प्रक्षेपित किया जा सकता है। सुपरसोनिक गति में ध्वनि की गति से 5 गुना तक तीव्र गति यानी मैक 5 शामिल है। क्रूज मिसाइलें उड़ानों के अंत तक स्वचालित रूप से संचालित होती हैं और इनका अत्यधिक सटीकता के साथ लंबी दूरी पर युद्धक सामग्री ले जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के NPOM का संयुक्त उपक्रम है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस के विस्तारित प्रहार परास संस्करण को वर्ष 2016 में भारत द्वारा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विकसित किया गया था, जिसने क्रूज मिसाइल की प्रहार परास पर आरोपित सीमा हटा दी थी। आपको बता दें कि G7 देशों द्वारा गठित MTCR 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक साझेदारी है जो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करने की मांग करता है। MTCR बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का एक हिस्सा है। कुल 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं। पहली, परमाणु प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, भारत इसका सदस्य नहीं है। दूसरा है रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के लिए ऑस्ट्रेलिया समूह, ये हथियारों के रूप में प्रयोग किया जाता है, भारत इसका सदस्य है। तीसरा है परंपरागत हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात के नियंत्रण पर वासेनर व्यवस्था, भारत इसका भी सदस्य है। और चौथा है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। अगली खबर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन आरंभ किया है। ASIIM मिशन, ये मिशन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि के तहत आरंभ किया गया है। वेंचर कैपिटल फंड फॉर SC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायत वित्त प्रदान करके और उन्हें रोजगार प्रदाता बनने में सक्षम करके दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच उद्यमशीलता विकसित करना है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के तहत SC युवाओं द्वारा आरंभ की गई 1000 पहलों की पहचान की जाएगी और 3 वर्षों में 30 लाख रुपए इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं इस मिशन के उद्देश्य क्या हैं। मिशन के तहत दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता के साथ SC युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी,
बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से 2024 तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। स्टार्टअप विचारों को तब तक समर्थन, प्रचार और सहायता प्रदान करना जब तक कि वे उदार पूंजी समर्थन के माध्यम से वाणिज्यिक स्तर तक नहीं पहुंच जाते। अभिनव विचारों से समृद्ध छात्रों को प्रोत्साहित करके उन्हें आत्मविश्वास के साथ उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए अन्य पहलें भी हैं। अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के वित्त पोषण के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना, अनुसूचित जातियों की आय सृजन गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उद्यमियों को समर्थन देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA द्वारा कृषि अवशेषों के दहन पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। EPCA के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में अवशेष हटाने की लागत को शामिल करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है और यदि आवश्यक हो तो ऐसा कोई भी प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। किसानों को अवशेष दहन से रोकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 2500 रुपए प्रति एकड़ के बोनस की घोषणा की थी। आइए अब जानते हैं कृषि अवशेष दहन के कारण। दरअसल कृषि में मशीनीकरण के कारण, जिसमें कि कार्बन हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसकी वजह से भूमि पर छोटे ठूंठ शेष रह जाते हैं जिन्हें एकत्रित करना अत्यंत कठिन होता है। पंजाब अवभूमि जल संरक्षण अधिनियम जैसे कानून के कारण धान रोपाई में विलंब हुआ है। इसके अलावा फसलों की गहनता और समय की सीमित उपलब्धता के कारण किसानों के लिए खेत को दोबारा जोतने के लिए अवशेषों का दहन सबसे सरल विकल्प होता है। आइए अब जानते हैं कृषि अवशेष के दहन के मामलों को नियंत्रित करने के उपाय। इसमें यदि स्वस्थानीय उपायों की बात की जाए तो हैप्पी सीडर मशीनों का उपयोग, लघु और सीमांत किसानों को उचित किराए पर ये उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर, लघु पक्वना अवधि वाली चावल की किस्मों और विभिन्न विविधीकरण आदि को बढ़ावा देना। जबकि बहिर्स्थानीय उपायों की बात की जाए तो इसमें कृषि अवशेषों का मवेशी चारे, कंपोस्ट खाद, ग्रामीण क्षेत्रों में छत निर्माण सामग्री, बायोमास ऊर्जा, पैकिंग सामग्री आदि जैसे विभिन्न तरीकों से उपयोग करना। इसके साथ ही अवशेष दहन फसल के बचे हुए ठूंठों को जलाने का कार्य है ताकि अगली फसल की बुआई के लिए खेतों को तैयार किया जा सके। ये सर्दियों में दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में से एक है। आइए अब जानते हैं कृषि अवशेष दहन के मामलों के नियंत्रण से संबंधित नीतिगत प्रक्रियाएं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में फसल अवशेषों के दहन को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा आधुनिक यंत्रों की खरीद को प्रोत्साहित करके फसलों के अवशेष के दहन को रोकने के लिए राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति NPMCR 2014 निर्मित की गई थी। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंचलों में फसल अवशेषों के स्वस्थानीय प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी संचालित की जा रही है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने धान की फसल के अवशेष को जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत में चालू खाता अधिशेष अप्रैल-जून की द्वितीय तिमाही में GDP के 3.9% पर रहा। कोविड-19 महामारी के बीच पण्य आयात में गिरावट के साथ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे में संकुचन से अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई है। आयात में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, निम्न घरेलू मांग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों की वजह से हुई है। ये भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगा, जो वित्तीय और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि देश को घरेलू उत्पादन बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होती है। चालू खाता निर्यात, आयात, ब्याज भुगतान, निजी विप्रेषण और हस्तांतरण सहित देश के वर्तमान लेन देन को प्रदर्शित करता है। चालू खाता देश के भुगतान संतुलन यानी BOP का एक घटक है। इसका अन्य घटक पूंजी खाता है। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों का अन्य देश के लोगों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। चालू खाते में शामिल है व्यापार अंतराल प्लस निवल चालू अंतरण प्लस विदेशों में निवल आय। पूंजी खाता एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के निवल प्रवाह का सार उपलब्ध करवाता है। बाह्य वाणिज्यिक उधारियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजी खाते के घटक हैं।
आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। नीति आयोग और नीदरलैंड ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के प्रमुख उपबंधों में शामिल हैं औद्योगिक गतिविधियों में निवल कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, प्राकृतिक गैस की लक्षित क्षमता को समझना, जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकी को अपनाना, जलवायु परिवर्तन वित्त को वितरित करना और अपनाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसे वर्ष 2014 में बेहतर बुनियादी सुविधाओं, उच्च उत्पादक, वर्धित मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसरों आदि के साथ आदर्श गांव को विकसित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इसमें प्रत्येक सांसद द्वारा मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से एक को वर्ष 2016 तक पूर्ण किया जाना था। इसके बाद वर्ष 2024 तक 5 ऐसे आदर्श ग्राम प्रतिवर्ष चुने जाएंगे और विकसित किए जाएंगे। इस योजना का कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं है और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करना है। ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल तब जारी किया जाता है जब सरकार को अल्प अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और बाजार की शक्तियों द्वारा उन पर ब्याज निर्धारित किया जाता है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसकी बजाय इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता के समय अंकित मूल्य पर वापस किया जाता है। वर्तमान में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। अनुशंसित आहार भत्ते और पोषक तत्व संबंधी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा तैयार की जाती है। रिपोर्ट में भारतीय वयस्क व्यक्ति की संदर्भ आयु को 20 से 39 वर्ष की बजाय 19 से 39 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। रिपोर्ट में पुरुषों के शारीरिक वजन को 65 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 55 किलोग्राम रखा गया है, जबकि पहले ये 60 किलोग्राम और 50 किलोग्राम था। अनुशंसित आहार भत्ते में अनाज, फलियां और दूध के संयोजन को 11:1:3 से संशोधित करके 3:1:2.5 किया गया है। इसने पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 400 ग्राम फल और सब्जियों के सेवन की अनुशंसा की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया। प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ CSIR, उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली और विज्ञान भारती विभाग की एक संयुक्त पहल के तहत किया गया है। आरंभ की गई कुछ प्रौद्योगिकियों में शहद की गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक निष्कर्षण के लिए मधुमक्खी के बेहतर छत्ते निर्मित करना, अदरक के पेस्ट का निर्माण करना, खाद्य और कृषि उत्पादों की नमी सुखाने की मशीन लगाना आदि शामिल है। इन प्रौद्योगिकियों का ग्रामीण क्षेत्र में विकास और आजीविका सृजन करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने आदि में प्रयोग किया जा सकता है। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय के तहत समावेशी भारत का निर्माण करने में सहायता करने के लिए ज्ञान आधारित संस्थानों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में रूपांतरकारी परिवर्तनों के लक्ष्य से प्रेरित है। कैट क्यू वायरस। चीन में क्यूलेक्स मच्छरों और वियतनाम में सुअरों में कैट क्यू वायरस काफी मात्रा में पाया गया है। इस वायरस को जापानी इंसेफेलाइटिस के समान चीन में इंसेफेलाइटिस जैसे लक्षण उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के अनुसार कैट क्यू वायरस वर्तमान समय में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक बल पोत कनकलता बरुआ। ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित FPV की श्रृंखला में 5वां और अंतिम पोत है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है। कनकलता बरुआ की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अन्य 4 में है ICGS प्रियदर्शनी, जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, ICGS एनी बेसेंट, ICGS कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर और ICGS अमृत कौर है। ये गश्त, समुद्री निगरानी, तस्कर रोधी अभियानों, अवैध शिकार रोधी अभियानों और मछुआरों के संरक्षण एवं बचाव और खोज अभियानों के लिए भी अनुकूल हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।